बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट नंबर 3 की, ठीक है, जो कि टॉपिक था हमारा क्रोमोसोम एंड डीएनए का, क्रोमोसोम एंड डीएनए के मतलब, ठीक है। आज हमारी ये डिस्कशन होगी, तो आप अपने जो है वो क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सामने आपके आया हुआ है और आप अपनी आंसर शीट्स जो सॉल्व किए हैं वो पास रख लें ताकि हम साथ साथ डिस्कस करते जाएं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था, that was the genetic code is present in, genetic code is present in। अब इसमें देखें, एक चीज तो कंफर्म है, प्रोटीन्स में जेनेटिक कोड नहीं है। ऑप्शन बची आपके पास दो, आरएनए और डीएनए। अब अगर आरएनए में हो तो फिर आरएनए कौन सा, क्या स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए में मौजूद है, ठीक है, या डीएनए में मौजूद है। तो दो वेरी क्लोज ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर थी, दैट वाज द डीएनए एंड मैसेंजर आरएनए, एंड द आंसर इज डीएनए। आपके पास जो आंसर है इसका वो डीएनए है, ठीक है। डीएनए जो आरएनए के अंदर जेनेटिक कोड है वो असल में कोडॉन की सूरत के अंदर वो ट्रांसक्रिप्ट है उस मेन जेनेटिक कोड का, मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद है। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट इन डीएनए। आरएनए के अंदर जो है वो क्या चीज है, उसका ट्रांसक्रिप्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। अब यहां पर भी बात आ गई, ठीक है, कि डीएनए के अंदर जो है वो मौजूद है और 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वो क्या होगा? अगर आप अपनी बुक में जेनेटिक कोड की सबसे पहली लाइन ही पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है जेनेटिक कोड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। तो वो आरएनए के अंदर कोडॉन्स की सूरत में मतलब अलग अलग स्पेसिफाइड है। मेन सारा जो जेनेटिक कोड है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए में ही मौजूद है। और असल में वो जेनेटिक कोड में अगर हम एक कोड की बात करें, वो एक कोड कोडॉन की सूरत में जो मौजूद है, ठीक है, वो जो है वो क्या है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, ठीक है। वो 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो यहाँ पर कोडॉन भी तो बहुत क्लोज ऑप्शन बनती थी, लेकिन कोडॉन से ज्यादा स्पेसिफिक आंसर जो है वो जेनेटिक कोड है। और एक ये सेम बुक की लाइन है, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली जो है वो बात ही नहीं है। फेज इन विच सेल इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस। अच्छा, अब इसमें देखें, डीएनए सिंथेसिस के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। डीएनए सिंथेसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर, मतलब डीएनए सिंथेसिस हो नहीं रही अभी। अगर डीएनए सिंथेसिस हो रही होती दैट विल बी द एस फेज। यहाँ पर तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो प्रिपेयर करता है खुद को G1 फेज में फॉर दी डीएनए सिंथेसिस, और G2 फेज में वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। और G0 फेज ये आपने पढ़ा है, ये टेम्परेली डोरमेंट जो है वो फेज आप कह लें, या इनएक्टिव, या आप कह लें जी ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। ये नर्व सेल्स के अंदर और रॉड एंड कोन सेल्स के अंदर, जो कि वीक्स की, मंथ्स की, या थ्रू आउट लाइफ की नॉन डिवाइडिंग फेज हो सकती है। अच्छा, ऊपर हमने डिस्कस जो किया था 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए की बात होती तो वो एंटीकोडॉन्स को हमने जो डिस्कस करना है, ठीक है। वहां पर जो है वो इसमें डीएनए की बात है, तो डीएनए के अंदर जो है वो जेनेटिक कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ एडेनिन इज प्रेजेंट 20% in DNA, then the concentration of pyrimidines in DNA would be, ठीक है। एडेनिन अगर 20% है तो थायमिन भी 20 होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी दोनों 60 होनी चाहिए, यानी कि 30 साइटोसिन होनी चाहिए, 30 गवानीन होनी चाहिए। ये तो है ना लंबी कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा रूल है, प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू पायरामिडीन्स। मीन 50% आपके पास जो है वो क्या है, 50% प्यूरिन्स होती हैं और 50% जो है वो क्या है, पायरामिडीन्स होती हैं, ठीक है। 50% प्यूरिन्स होती हैं और 50% जो है वो पायरामिडीन्स होती हैं। यहाँ पर वॉइस का इशू कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया है, तो क्या तमाम स्टूडेंट्स का वॉइस इशू है या किसी एक आध स्टूडेंट का है?
आई थिंक जो मुझे शो हो रहा है वो तो वॉइस क्लैरिटी जा रही है यहाँ से। तो काइंडली ये बताइएगा कि तमाम स्टूडेंट्स का वॉइस का इशू है या किसी एक आध स्टूडेंट का वॉइस का इशू है। ओके, तो वो जिस स्टूडेंट का वॉइस का इशू आ रहा है काइंडली वो अपने हेडफोन को एंट्री वगैरह को जो चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये सिंपल सी बात है, बात पूछी हुई है कि अमाउंट एडनिन कितनी है। ये जस्ट आपको पजल करने के लिए एडनिन की परसेंटेज दी हुई है, एडनिन की परसेंटेज ना भी होती सिंपल पूछ लिया जाता व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ पायरामिडीन इन डीएनए, तब भी आंसर 50% ही आना था। ठीक है, 50% प्यूरिन्स होती हैं डीएनए में और 50% जो है वो क्या है पायरामिडीन्स होती हैं डीएनए के अंदर। बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड बाय, डीएनए की जो बैकबोन है वो किस चीज से बनी हुई है। तो डीएनए की जो बैकबोन है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें जो मेन स्ट्रैंड डीएनए का है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो तो अंदर की जानब है। ठीक है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजनस बेसिस का डीएनए की बैकबोन में रोल नहीं है, इसलिए ना तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आंसर आएगा, ना ही जो है वो शुगर और बेस वाला आंसर आएगा। ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस का बैकबोन में रोल नहीं है, वो तो इनर साइड पे है। हाँ, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये मेन रोल प्ले कर रहे हैं बैकबोन बनाने में। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप इनका जो है वो मेन रोल है बैकबोन बनाने में। ठीक है, और फिर हिस्टोन प्रोटीन्स ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाने में इसका रोल है, रैप होती हैं, लेकिन इसमें जो है वो बैकबोन ऑफ डीएनए में हिस्टोन का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर कनेक्टेड थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स एक्सेप्ट, हाँ जी सब में कोवलेंट बॉन्ड है स्वाय, हाँ जी किसके स्वा। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, दैट इज आल्सो कोवलेंट बॉन्ड। दो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान में भी फॉस्फोडीस्टर लिंकेज है, वो भी जो है वो असल में कोवलेंट लिंकेज ही है। अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज है, दैट इज आल्सो कोवलेंट लिंकेज। लेकिन दो डीएनए स्ट्रैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज नॉट कोवलेंट लिंकेजेस। तो इसका मतलब है आंसर आपके पास यहाँ पर 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन्स आर लिंक्ड टू, डीएनए के किस चीज के साथ जो है वो हिस्टोन लिंक करती हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस तो इनर साइड पे है, उसका तो हिस्टोन के साथ लिंक करने में कोई रोल नहीं है, तो इसलिए नाइट्रोजनस बेसिस तो नहीं हो सकता, ना ही फिर डेल्टा ऑप्शन हो सकेगी क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस इंक्लूड नहीं हो रहे। अब दो ऑप्शन बची क्योंकि बैकबोन में दो चीजें हैं, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर। तो आप देखें हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप में नेगेटिव चार्ज किसका है, दैट इज डेफिनेटली फॉस्फेट ग्रुप। तो इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो डीएनए के साथ फॉस्फेट ग्रुप के जरिए लिंक्ड है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो उसके ऊपर जो है वो रैप हुए हुए हैं। डीएनए मॉलिक्यूल इज, मोनोमर तो नहीं है, सिंगल यूनिट तो नहीं है, ठीक है, ना ही नॉन पॉलीमर है, अल्फा तो डेल्टा नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शंस बची हैं आपके पास, एक ऑप्शन है जी सिंगल पॉलीमर और एक ऑप्शन है डुअल पॉलीमर। क्या ये एक चेन है? नहीं, आरएनए इज अ सिंगल पॉलीमर, वो एक ही चेन है। ठीक है, तो चूंकि ये दो चेन है इसलिए आंसर इज डुअल पॉलीमर, ये दो चेन की सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज अटैच्ड न्यूक्लियोटाइड विद इट्स हैविंग, हाँ जी अब इसमें अगर आप देखें जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान पॉलीमरेज एंजाइम का काम है, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स को? क्या सिंगल फॉस्फेट ग्रुप वाले न्यूक्लियोटाइड्स को, दो फॉस्फेट यानी कि एडीपी, एटीपी, एएमपी, या मतलब जीएमपी, जीटीपी, जीडीपी, किस तरह? तो वो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना वो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को लेता है। एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को लेने का मतलब है कि वो तीन तीन फॉस्फेट वाले जो है वो
न्यूक्लियोटाइड्स को लेगा, और वो जो 3 फास्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स को लेगा उनमें से 2 फास्फेट रिमूव होके वो एनर्जी देंगे। उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, यहाँ पर जो है वो सारा रिएक्शन होना है, एंजाइम ने अपना काम करना है और उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ते जाना है। तो इसका मतलब है कि 3 फास्फेट ग्रुप वाला न्यूक्लियोटाइड वो लिया जाएगा और उसको जोड़ते हुए 2 फास्फेट लीव आउट होंगी, और बाकी जो है वो डीएनए के अंदर जो एक्चुअल रह जाएगा वो 1 फास्फेट वाला रह जाएगा। जो डीएनए में मौजूद रहेगा, ठीक है, चेन के अंदर, वो 1 फास्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड रहेगा, मोनोफास्फेट वाले होंगे। लेकिन जो जब एंजाइम यूज कर रहे होंगे तो एंजाइम जो लेंगे उनको न्यूक्लियोटाइड्स को, तो वो ट्राईफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे। विच एंजाइम हैज नो डायरेक्ट रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ जी, उसमें देखिए अब हेलिकेज का भी डायरेक्ट रोल है, दैट इज इन्वॉल्व इन द अनजिपिंग। पॉलीमरेज 3 का भी डायरेक्ट रोल है। डीएनए पॉलीमरेज 1 का बुक में लिखा हुआ है स्पोर्टिंग रोल, ठीक है, और वो स्पोर्टिंग रोल बेसिकली क्या है, वो प्राइमर्स को रिमूव करना है, वो भी नेसेसरी है, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है उसका डायरेक्ट रोल नहीं है, बल्कि उसका रेप्लिकेशन के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करना है, ठीक है। सो आंसर इज डीएनए पॉलीमरेज 2। इन यूकैरियोट्स TTGACA एज सच बुक की लाइन है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, दैट इज -75 सीक्वेंस, ठीक है, TTGACA। एक और सीक्वेंस का जिक्र है आपकी बुक में, टाटा बॉक्स TATAAT, ठीक है। तो ये बाकी जो है वो इसमें आप विद रेफरेंस टू यूकैरियोट, विद रेफरेंस टू प्रोकैरियोट, आप इसको जो है वो देखेंगे। इसका आंसर आपके पास डेल्टा है। सिग्मा फैक्टर is most closely associated with, हाँ जी, सिग्मा फैक्टर आरएनए के साथ अटैच होता है या ट्रांसलेशन या आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज। तो इसमें कंफर्म है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसके साथ सिग्मा फैक्टर है। डीएनए पॉलीमरेज के लिए ऐसा सिग्मा फैक्टर नहीं चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए फैक्टर्स और हैं, ठीक है, और आरएनए के साथ भी सिग्मा फैक्टर की अटैचमेंट नहीं है। Which end of 7-methyl GTP is linked with messenger RNA after transcription? हाँ जी, मैंने आपको बताया था 5 to 5 अटैचमेंट होती है। 7-methyl GTP की जो 5th कार्बन वाला एंड है वो भी मैसेंजर आरएनए के 5th एंड पे अटैच होता है। दिस 5 to 5 अटैचमेंट होती है, ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पर आपके पास 5th एंड आएगा। If the genetic code is made up of 3 nucleotides, ठीक है, the total possible genetic codes will be, ये वही 4 क्यूब के जो है वो रूल के मुताबिक 4/4/4 आंसर इज 64, ठीक है, 64। हाँ, उन 64 में 61 जो है वो क्या है, वो सेंस कोडॉन है, बाकी 3 नॉन सेंस कोडॉन है, ठीक है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो 20 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया AGG कोड्स फॉर, हाँ जी, ये भी एज सच बुक की जो है वो लाइन ली हुई है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है, कि जो AGG है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टर्मिनेशन के लिए है, ये एक स्टॉप कोडॉन के तौर पर जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज आंसर चार्ली, टर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। द फर्स्ट अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बाइंड एट, हाँ जी, ट्रांसलेशन के दौरान जो पहला अमाइनो एसिड है, मैंने आपको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का बताया था, आप जो है वो लेक्चर को रिपीट करके उसमें देखिएगा। सबसे पहला जो है वो पी साइट के ऊपर आके लगता है, पी साइट के ऊपर, ठीक है। एन मिथाइल उसमें एन मिथियोनिन जो है वो आके अटैचमेंट होती है, एन फॉर्माइल मिथियोनिन, ठीक है। वो जो है वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के जरिए आता है पी साइट पे। उसके बाद ए साइट को पढ़ते हुए अगला ट्रांसफर आरएनए आता है उस कोड को पढ़ते हुए, और फिर पी साइट और ए साइट के दरमियान में जो मौजूद 2 ट्रांसफर आरएनए हैं उनके अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। तो पी साइट को हम कहते ही पेप्टिडाइल साइट है, ई साइट से एग्जिट है, ठीक है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर जो है वो क्या है, पी साइट है, आंसर यहाँ पर पी साइट है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 का पी साइट है। चलिए नेक्स्ट है जी, कंसिडर अ पॉलीपेप्टाइड
विद 15 अमाइनो एसिड्स। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द जीन। अच्छा, इसका चैट में पहले मुझे आंसर बताएं, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या आंसर लिखा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 17 का ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या आंसर किया हुआ। जी चले, बस मैं यही देखना चाहता था और ज्यादातर ने गलत किया होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने कंसिडर किया कि 15 अमाइनो एसिड है तो 15 कोडॉन होंगे, 15 कोडॉन होंगे तो इसका मतलब है 45 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 45 न्यूक्लियोटाइड होंगे मैसेंजर आरएनए में। मैंने ये पूछा था जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो मैसेंजर आरएनए वो ट्रांसक्रिप्ट है जिस जीन का, यानी कि जिस डीएनए के पार्ट का, ठीक है। डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो अगर मैसेंजर आरएनए में 45 है तो उसके जीन में 90 होंगे, उसके जीन में 90 होंगे। सो आंसर इज 90, ठीक है। एक स्टूडेंट ने डेल्टा ऑप्शन भी कंसीडर किया है और उसने आई थिंक सो स्टॉप कोडॉन को जेन में रखते हुए किया है, ठीक है। तो स्टॉप कोडॉन लाजमी नहीं है, स्टॉप आप में एक एग्जांपल ले लें, आपकी बुक में ना जो ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान उसको भी उसने कलर किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है जहां पर ट्रिप्टोफान आ जाएगा वहां पर भी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी, लेकिन एक ऑन एवरेज हम बात करते हैं जितने अमाइनो एसिड हो उतने तो कम से कम न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए है ना, ठीक है। तो उतने तो कोडॉन्स चाहिए है ना, तो उन कोडॉन्स के मुताबिक फिर मैसेंजर आरएनए में मिनिमम 45 और उसके जीन में हमारे पास जो है वो मिनिमम 90 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे इन एन अमाइनो एसिड। In an amino acid, sorry, it is an amino acid as well as nitrogenous base। ये अमाइनो एसिड के तौर पर भी है और नाइट्रोजन। अब देखें, आपके जेनेटिक कोड वाले टेबल में अमाइनो एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं 20 अमाइनो एसिड, तो आप देख लें उसमें सिर्फ ये एक सीरीन ऐसा है जिसका जो है वो नाम लिखा हुआ है, बाकी जो है वो एज अमाइनो एसिड जो है वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। बाकी एज अमाइनो एसिड जो है वो एज एन अमाइनो एसिड काम नहीं कर रहे। सीरीन जो है ये एक ओपन चेन नाइट्रोजनस बेस के तौर पर भी काम कर रहा है और ये जो है वो एक हमारे पास अमाइनो एसिड के तौर पर भी है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन, हाँ जी, क्या सिर्फ यूकेरियोट्स में? नहीं, प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स और प्रियॉन्स में नहीं, प्रियॉन्स के अंदर तो प्रोटीन का अपना इंफॉर्मेशन है। यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड फ्यू वायरसेस, हाँ कुछ वायरसेस के अंदर भी तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है ना, ठीक है। तो इसलिए आंसर जो है वो चार्ली ही बनेगा। हाँ, अगर आप डेल्टा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि डीएनए वायरसेस के अंदर इन जेनेटिक कोड के तौर पर, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर नहीं हो सकता, ऐसा तो कतई नहीं है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल में, सॉरी वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ में डीएनए कुछ में आरएनए भी है, इसलिए मैंने फ्यू का लफ्ज यूज किया था, तो आंसर चार्ली इसका है। A short length of DNA has 80 thymine and 60 guanine bases. The total number of nucleotides in the sample will be, हाँ जी, इसमें भी कोई इतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा ये टेक्निकल जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। कि आपके पास 80 थायमीन है तो इसका मतलब है 80 आपके पास एडेनिन होनी चाहिए, ठीक है। 80 ही एडेनिन, 160 हो गए टोटल, ठीक है। और 60 गवानीन है तो 60 साइटोसिन होनी चाहिए, इसका मतलब 120 ये हो गए, 120 और 160, ये आपके पास आंसर 280 बनेगा, क्योंकि डीएनए की बात पूछी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उस सैंपल के अंदर वो 280 होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, a messenger RNA codon for the amino acid alanine is GCC. GCC. How many alanine molecule are present in the polypeptide chain, जो कि डीएनए के अंदर ये जो है वो
सॉरी इसमें कोडेड बाय द फॉलोइंग डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। तो इससे ये जो है वो बना हुआ है, तो आप इसमें बताएं कि कितने मॉलिक्यूल, ये आपने पहले जो है वो इसको आपने एज अ टेम्पलेट लेना है। हाउ मेनी एलानिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड कंटेन 8 अमीनो एसिड कोडेड बाय द फॉलोइंग डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। ये डीएनए टेम्पलेट है, इससे आरएनए बनाएं और फिर उस आरएनए में देखें कि जीसीसी वो जो है वो कितने बन रहे हैं। आपने एक साइड से शुरू होना है और वो 3 का, अब देखें इसके अपोजिट बनेगा ए जी सी, ठीक है। इसके तो वो ए जी सी जो है वो तो नहीं है, हमने देखना है जी सी सी कितने बनेंगे, ठीक है। तो ये एक जी सी सी है, तो इसके अपोजिट बनेगा सी जी जी, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। टी ए सी इसके अपोजिट बनेगा ए यू जी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आगे ये सी जी जी, इसके अपोजिट बनेगा जी सी सी, ये है जी सी सी, तो इसके अपोजिट बनेगा सी जी जी, ये इसके अपोजिट बनेगा जी यू ए, ठीक है, इसके अपोजिट बनेगा जी यू ए, उसके बाद इसके अपोजिट बनेगा सी जी जी, और इसके अपोजिट बनेगा आगे फिर यू यू ए। तो हमने यहाँ पर देखा कि सिर्फ ये एक सीक्वेंस ऐसा था जिसके अपोजिट जी सी सी आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक अमाइनो एसिड ऐसा होगा जो कि जी सी सी से आएगा, बाकी सारे के सारे जो वो और होंगे। तो आप यहाँ पर ये असल में ये सीक्वेंस था डीएनए का, आपने इससे पहले आरएनए का सीक्वेंस बनाना है और फिर उसमें देखना है कितने आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है, अच्छा एक बात स्टूडेंट सुन लें, बार बार आप एक दूसरे से पूछ रहे हैं जी इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है। ये आपको वीडियो भी शेयर हो जानी है, तो आप आसानी से बाद में जब इसके अंदर से जो क्वेश्चन आपका रह गया हुआ है आप उस क्वेश्चन का आंसर दोबारा से ऑब्जर्व कर सकेंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव मॉडल भी इतना इंपॉर्टेंट, वो भी, कंजर्वेटिव मॉडल भी जो है वो नहीं है, लॉक एंड की मॉडल रेप्लिकेशन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टेड इन 5 to 3 डायरेक्शन, तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड भी 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए है वो भी 5 to 3, क्योंकि जो पॉलीमरेज है दैट कैन ओनली वर्क इन 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, लैगिंग के अंदर वो स्ट्रैंड की डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, इसलिए वो फ्रेगमेंट्स की सूरत में बनता है, लेकिन जो बनते हुए डायरेक्शन जो होगी दैट ऑलवेज विल बी 5 to 3 डायरेक्शन। रेप्लिकेशन फोक इन डीएनए रेप्लिकेशन इज पॉइंट, हाँ जी। अब रेप्लिकेशन फोक जो है ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है, जहां पर डीएनए हेलिकेज एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं। ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये तो उसके बाद जो है वो अटैच होनी है जब स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं, उस पॉइंट को हम नहीं कहते, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज इन एक्शन नहीं, डीएनए पॉलीमरेज एक्शन भी नहीं, बल्कि जहां से रेप्लिकेशन मतलब हेलिकेज ने अपना काम करना शुरू किया है ना, वहां पर जो है वो ये काम होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर आएगा अल्फा, ठीक है, जहां हेलिकेज एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिग्मा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, टर्मिनेशन तो नहीं करवाता, ना ही ये ट्रांसलेशन के रिलेटेड है, ना ही कंटिन्यूटी में है, तो सिंपल सा आंसर है दैट इज द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। नॉनसेंस कोडॉन ऑन मैसेंजर आरएनए आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, जब नॉनसेंस कोडॉन होंगे तो वहां पर रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे, वहां पर रिलीजिंग फैक्टर्स आएंगे या टर्मिनेशन फैक्टर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, the enzyme that join the end of 2 strands of nucleic acid, हाँ जी। क्वेश्चन है 27 आपके पास कि वो एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड के 2 एंड्स को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ रहा है, 2 न्यूक्लिक एसिड के जो है वो
मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रहा है, दैट इज द लाइगेज। पॉलीमरेज तो ऐड करता है। सिंथेटेज एंजाइम, ये कोई भी सिंथेटेज हो सकता है, एटीपी सिंथेटेज हो सकता है, यहाँ पर तो उसका कोई हेलिकेज एंजाइम तो अनजिपिंग में है। तो लाइगेज एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड के दो स्ट्रैंड्स के एंड्स को आपस में ज्वाइन कर सकता है। Which of the following event will not take place inside the nucleus? ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में नहीं हो रही, रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस में होती है, और उसमें म्यूटेशन भी न्यूक्लियस में हो रही है। ट्रांसलेशन राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में हो रही है। The site at which the first transfer RNA molecule bind on ribosomes during the translation, that is the P site. पहला P साइट पे है, उसके बाद A साइट में आते जाएंगे, E साइट से एग्जिट होते जाएंगे, T साइट है सच कोई ऐसी साइट नहीं है। एंजाइम दैट कनेक्ट ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ठीक है, विद लैगिंग स्ट्रैंड इज, वो एंजाइम जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को लैगिंग स्ट्रैंड के साथ जो है वो जोड़ते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड में जो वो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है वो लाइगेज एंजाइम का काम है, ठीक है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम है, ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इज, कौन सा ऑर्गेनेली है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इज, तो सिंपल सा आंसर है, राइबोसोम्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन वाला है, लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन वाले हैं, और परऑक्सीसोम भी मेम्ब्रेन वाले हैं। नॉन डिसजंक्शन अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी नॉन डिसजंक्शन इन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस एबनॉर्मल गमीट्स। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में जो बनने वाले सेल्स होंगे ना, वो एबनॉर्मल, देखें ये एक आपके पास सेल था, सपोज ये आपके पास, ये जस्ट एक मैं आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर जब हम बात करेंगे, सपोज आपके पास ये एक सेल है, उसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो बनेंगे सेल, अगर उसमें ही नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो एक जानब 22 आ जाएंगे, एक जानब 24 आ जाएंगे। तो ये 22 वाले भी जब आगे दो सेल बनाएंगे तो वो डेफिनेटली 22 वाले ही बनाएंगे, और ये 24 वाले जब बनाएंगे तो ये आगे 24 वाले ही बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर जब एबनॉर्मेलिटी आई तो बनने वाले सारे गैमेट्स 100% गैमेट्स एबनॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड मियोटिक डिवीजन में आती है, सपोज ये 46 वाला था, इससे ये दो 23 वाले ही बने हैं, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है, इधर एबनॉर्मेलिटी आ गई है, इधर नहीं आई, ठीक है, तो ये एक तरफ 22 हो गए हैं, एक तरफ 24 हो गए हैं, और ये दोनों वो नॉर्मल 23 वाले ही बने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें ये सारे गैमेट्स में एबनॉर्मेलिटी नहीं आई, ठीक है, हाफ में आई है, हाफ में नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो कंफर्म है कि उसके नतीजे में जो आपके पास आने हैं तमाम के तमाम गैमेट्स, वो गैमेट्स जो है वो क्या है, एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, वो गैमेट्स एबनॉर्मल होंगे। लेकिन अगर ये जो है वो सेकंड मियोटिक डिवीजन के अंदर जो है वो आई है तो उसमें सारे के सारे एबनॉर्मल नहीं होंगे। वहां पर जो है वो क्या है, वहां पर आपके पास ऑप्शन है वो 50% भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। और अगर सेकंड मियोटिक डिवीजन में भी दोनों सेल्स के अंदर ही एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो 100% वहां पर भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मियोसिस 1 में आ जाती है ना, तो मियोसिस 1 के नतीजे में तो कंफर्म है सारे के सारे एबनॉर्मल। ये नॉन डिसजंक्शन विद रेफरेंस टू इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, ये टॉपिक आपके सिलेबस में जो है वो मौजूद है। एज सच जो है वो इन डिटेल उस तरह से अगर हम बात करें एक एक चीज वो हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन विद रेफरेंस टू मियोटिक एरर्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, ये जो है वो टॉपिक मौजूद है। नॉन डिसजंक्शन इन द मोस्ट ऑफ ऑटोसोमल रिजल्ट्स, ज्यादातर जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है आप उसमें देख लें कि नॉन डिसजंक्शन अगर ऑटोसोम में हो रही है तो अबॉर्शन रेशियो ज्यादा है, बिफोर बर्थ डेथ रेशियो ज्यादा है। टोटल इनफर्टिलिटी नहीं होती, सिंड्रोम्स तो होती हैं, ठीक है। मोंगोलिज्म जो है ये सिर्फ 21st वाली जो है वो क्रोमोसोम में अगर एबनॉर्मेलिटी आती है तो, लेकिन अबॉर्शन रेशियो जो है वो क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम के नतीजे में वो ज्यादा है। आपके पास एक सेल है मैच्योर ह्यूमन रेड ब्लड सेल, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है और 120 डेज उसका लाइफ स्पान है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन के दौरान, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप क्या जो है वो इसमें रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल मस्ट, हाँ जी, क्या न्यूक्लियस नहीं है तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होंगे? नहीं, है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखें हैव राइबोसोम्स तो इनमें है, और वो क्या कंपनसेशन के लिए न्यूक्लियस नहीं, वो न्यूक्लियस का काम तो नहीं कर रहे, वो तो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करवा, हाँ ये रेप्लिकेट नहीं करते, नॉट एबल टू रेप्लिकेट, इसमें कैरियोकाइनेसिस उस तरह से नहीं हो सकती, ठीक है। और हीमोग्लोबिन तो इसमें मौजूद होती है। सो आंसर इज चार्ली, ठीक है, कि ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे सेल्स, मीन ये अपनी डिवीजन नहीं करेंगे। म्यूटेटेड जीन्स दैट कॉज कैंसर्स आर कॉल्ड एज, उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। ऑन्कोजीन्स, फिक्स जीन्स वो होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक जो है वो और लोकस हो। जंपिंग जीन्स वो होते हैं जिनका लोकस जो है वो एक ना हो, बल्कि वो क्रोमोसोम के ऊपर एक जो अपनी पोजीशनिंग चेंज करते रहे। और अलील्स हम पहले डिस्कस कर चुके हुए पार्ट में। तो ऑन्कोजीन्स वो है, ठीक है, जो कि वायरसेस जो कि वायरसेस में भी होते हैं, लेकिन मतलब वो हैं जो कि एबनॉर्मेलिटी का सबब बनते हैं सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन में एबनॉर्मेलिटी वो कैंसर को लीड करती है। बोथ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर इन्वॉल्व प्रोलिफरेशन, ये बिनाइन नहीं करता, मेलिग्नेंट करता है, ठीक है। सेम लेवल थ्रेट का नहीं है, बिनाइन जो है वो लेस थ्रेट वाला है, मेलिग्नेंसी वाला ज्यादा। ह्यूज दोनों बॉडी के ऊपर तो बोझ है, ठीक है, जिस्म के ऊपर दोनों ही बोझ है, ठीक है, दोनों को ही निकालना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। सेम अप्रोच ट्रीटमेंट का दोनों के लिए नहीं होता, ठीक है। कैंसर की ट्रीटमेंट ज्यादा उसमें जो वो स्ट्रॉन्ग है। ट्रू अबाउट द सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर सिर्फ प्रोटीन के नहीं होते, ना ही सिर्फ डीएनए के होते हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें होती हैं, डीएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होता है। हाँ, फर्क ये है कि इसमें जो मौजूद डीएनए है वो हेट्रोक्रोमेटिन वाला है, मीन कि वो जो है नेवर ट्रांसक्रिप्ट, उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी होती, क्योंकि अगर उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो तो फिर तो सेंट्रोमियर अपनी शेप को, पोजीशन को चेंज करे एक दफा, जो कि मुमकिन नहीं है। When viewed with the light microscope, chromosomes appear to array themselves in a circle along the inner circumference, ठीक है, of the just cell at equator, at equator। जब इतनी लंबी स्टेटमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है, जब at equator उनकी अलाइनमेंट की बात आ जाती है, that is the मेटाफेज। एनाफेज पे जो है वो क्या है, मूविंग टुवर्ड्स द पोल। टीलोफेज पे रीच्ड टू पोल। प्रोफेज पे जो है वो क्या है, वो सेंटर में ही और कंडेंस्ड हो रहे हैं, अलाइन नहीं हुए होते। इन टीलोफेज ऑफ माइटोसिस फॉलोइंग चेंजेस अकर एक्सेप्ट, हाँ जी, माइटोसिस की टीलोफेज में सारी चीजें होती हैं स्वाय इस एक के, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन होती है माइटोटिक ऑपरेटर्स की, बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जब इसमें अगर हम बात करें
तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई होती है, ये भी पॉइंट ठीक है। ठीक है, क्रोमोसोम डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, ये भी पॉइंट जो है वो ठीक है। लेकिन जो सेंट्रियोल्स है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें, वो पेयर्स की सूरत में जो है वो मूव करते हैं, ये यहाँ पर जो है वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेंट्रियोल्स की वो मूवमेंट यहाँ नहीं देखेगी, वो पोल्स की जानब तो कोई मूव नहीं कर रहे। ठीक है, वो तो अपनी पोजीशन पे वहां पर आ जाएंगे। इसलिए ये जो पॉइंट ये टीलोफेज का नहीं है, बाकी टीलोफेज में होते हैं इवेंट्स। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन में अल्टीमेटली काज सीरियस डिसऑर्डर्स या उसमें सीरियस फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, सोशल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तीनों तरह की होती हैं, फिजिकली भी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, सोशली भी आती हैं, मेंटली भी आती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम सिंड्रोम्स का नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। ठीक है, तो सो आंसर इज डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो आंसर वो डेल्टा है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें अपने पास। अभी मैं दोबारा ये जो है वो मीटिंग जो है वो स्टार्ट करूंगा 10 मिनट की, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो डिस्कस कर